हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है और साथ स्वागत है हमारे प्री के क्रैश कोर्स में। इसके अंदर आपको पॉलिटी का ये वीडियो दिया जा रहा है। पॉलिटी के ऑलरेडी 13 वीडियो हो चुके हैं। ये 14वां वीडियो है। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। पूरे फैक्टरों को कवर किया गया है। नोट्स ऑलरेडी आपको शेयर कर दिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखें और इनका फ़ायदा उठाएं ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें और अच्छे से यूज कर सकें। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसके लिए उसमें आज हम थोड़ा सा लोकल गवर्नमेंट है उसको लेकर के कुछ सवाल पूछे जाते हैं। लोकल गवर्नमेंट से इतने ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे। लोकल गवर्नमेंट के सवालों की जो ट्रेंड है अगर आप देखोगे, इसमें अगर देखें हम यूपीएससी के हिसाब से, तो यूपीएससी के हिसाब से सवाल ज़्यादातर अगर पूछे जाए बाई चांस, तो जो कमेटी जिन्होंने रिकमेंडेशन दी थी उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी, इनको लेकर के सवाल पूछे जाता है। यानी कि जितनी भी समिति आई, आपको पता है कि स्थानीय शासन से संबंधित विभिन्न प्रकार की समिति आई और उन समितियों ने अपने क्या क्या रिकमेंडेशन दी, या कई बार उनकी सीक्वेंस पूछी जाती है कि कौन सी समिति पहले आई कौन सी बाद में आई, या कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन सी समिति का संबंध स्थानीय शासन से संबंधित है। ठीक है ना। तो हम लोकल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो आपको पता है लोकल गवर्नमेंट का जो प्रोविजन है, स्थानीय पंचायतों का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 14 के अंतर्गत है, 40 के अंतर्गत है ना, डीपीएस में। ठीक है ना। तो एक तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस के हिसाब से अगर हम देखें तो आपको सिर्फ यूपीपीसीएस में इतना देखना है कि एक तो इन कमेटियों का नाम याद रखना कि कमेटी कौन कौन सी थी, और दूसरा ये आपको प्रोविजन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि इनके मतलब इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी क्या क्या नहीं, लेकिन हाँ एक तो ये ज़रूर है आपको एक तो नाम रखना याद, और दूसरा जो अपने 29 सब्जेक्ट है किसके लिए, ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए, और दूसरा बाकी जो 18 सब्जेक्ट है इसके लिए शहरी स्थानीय शासन के लिए, उन सब्जेक्टों को विषयों को एक बार थोड़ा सा नज़र से निकाल लेना, एक बार ज़रूर निकाल लेना। और एक साथ आर्टिकल 243 में जितनी भी है आर्टिकल, थोड़े से जो आर्टिकल 243 में पंचायतों से संबंधित और शहरी क्षेत्रों से संबंधित जो प्रशासन से संबंधित जो अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों को भी एक बार आप जरूर देख लेना, क्योंकि अनुच्छेद है इनसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं विशेषकर यूपीपीसीएस में। इसलिए आप इन अनुच्छेदों को एक बार बारीकी से देख लेना, एक बार जरूर देख लेना ताकि सवाल आप छूटे ना। लोकल गवर्नमेंट से सवालों का ट्रेंड यही रहेगा। इससे ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट से जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा नहीं आते। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है वो यही आएंगे। तो अगर हम देखें सबसे पहले तो लोकल गवर्नमेंट को लेकर के पहली समिति बैठी थी। पहली समिति की जो रिकमेंडेशन आई थी उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। कमेटी का नाम जरूर याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति। और इस समिति ने लगभग 1958 के समथिंग अपनी रिपोर्ट सौंपी, और इसने बोला, हालांकि यह समिति पंचायती विकास के लिए नहीं बनाई गई थी कि पंचायतों के लिए रिकमेंडेशन देना है। इस समिति का जो गठन है वो इसलिए किया गया कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यक्रम चलाया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम चलाया था सरकार के द्वारा, उस कार्यक्रम का असेसमेंट करने के लिए, उस कार्यक्रम का असेसमेंट करने के लिए, उस कार्यक्रम का आकलन करने के लिए इस कमेटी का गठन किया। लेकिन इस कमेटी ने जब इस कार्यक्रम का अध्ययन किया तो इसके मन में एक चीज़ आई कि एक पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए, और इसने उस पंचायती व्यवस्था से संबंधित ये सिफारिशें की। तो थोड़ा सा यूपीएससी की दृष्टि से ये सिफारिशें आपको याद रखनी बस। इसने बोला कि एक तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए। 3rd स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड लेवल और 3rd लेवल। यानी कि एक होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, एक होना चाहिए पंचायत के लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, और एक होना चाहिए ग्राम के लेवल पर। ये 3 स्तरीय अगर जो पंचायती व्यवस्था है उसका प्रोविजन की इसने सिफारिश की। पहली बात, अगर आप देखें तो सरपंच होता है या पंचायत समिति का जो प्रधान होता है, और यहाँ जिला परिषद जिला प्रमुख होता है। ये क्या है, इस तरह की जो व्यवस्था का जो पहली बार रिकमेंडेशन दी थी वो इस समिति ने दी। दूसरी बात, इस समिति ने बोला कि अगर ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है तो उनके डेवलपमेंट से संबंधित जितने भी विषय है वो उनको सौंप दो। इसलिए आपने देखा होगा 29 विषय है वो ग्रामीण क्षेत्र को सौंप दिए गए हैं। ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने बोला कि ग्राम पंचायतों का निर्वाचन जो इलेक्शन सिस्टम है वो डायरेक्ट होना चाहिए, तथा ब्लॉक और जिला पंचायतों का इनडायरेक्ट। इसने बोला जैसे ग्राम लेवल पर तो होना चाहिए डायरेक्ट, और ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर जो सदस्य उनका चुनाव है वो इनडायरेक्ट तरीके से होना चाहिए। इसने रिकमेंडेशन दी थी, है ना। इसके अलावा इसने एक जिला परिषद का चेयरमैन, जिला परिषद है, इसमें जो चेयरमैन होता है वो जिला अधिकारी को बताया, जिला अधिकारी डीएम को। ये इसकी एक थोड़ी कमी थी समिति की, हालांकि सरकार ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। इसने बोला कि जैसे जिला परिषद है, आपको पता है आज जिला परिषद का चेयरमैन होता है जिला प्रमुख। जो जिला प्रमुख क्या है, इन्हीं जिला परिषद के सदस्यों से चुना हुआ जाता है।
इसने क्या बोला कि जिला परिषद का जो चेयरमैन है वो डीएम होना चाहिए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर दी गई है। लेकिन इसने, ये तो इसकी सिफारिश है, इनमें से कितनी मानी गई नहीं मानी गई वो अलग बात है। आपको ध्यान रखना है कि ये इस प्रकार की सिफारिश है किस समिति ने दी थी और ये समिति कब आई थी और इस समिति का संबंध किससे है। बस इस समिति की सिफारिश के बाद 2 अक्टूबर 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में पहली बार, ये क्वेश्चन कई बार यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है कि पहली बार पंचायत के प्रोविजन कब किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायतों को क्रियान्वयन किया गया था। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसको आपको एक बार ध्यान रखना है। सेकंड बार, मतलब अगर सेकंड स्टेट देखें तो आंध्र प्रदेश है। पहला कौन सा था? राजस्थान, और दूसरा कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ये फैक्ट सवाल आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। इसके बाद आती है अशोक मेहता समिति। तो इसके बारे में सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि किससे संबंधित है? स्थानीय शासन से संबंधित है, ठीक है। और कब आई थी समिति? 1977 में। जनता सरकार को द्वारा, जो जनता सरकार आई थी 1977 में, उसके द्वारा इसको गठित किया गया था। इसने भी अपनी कुछ सिफारिश दी। देखो कभी भी सिफारिशों में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी समिति ने क्या सिफारिश दी। यूपीपीसीएस वालों से फिर कह रहा हूँ, उनको इन सिफारिशों को याद करने में अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो टेंशन नहीं लेनी है। उनको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस समिति का संबंध किससे है। लेकिन यूपीएससी में थोड़ा से अगर हो सके तो रिकमेंडेशन याद होनी चाहिए। तो देखो इसने क्या बोला, त्रिस्तरीय की जगह इसने बोला द्विस्तरीय। ध्यान रखना, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय बताई, ये कंफ्यूज मत होना कि एक तो होगा मंडल, यानी कि अपना जैसे अगर हम बोलते हो मंडल होता है, एक जिलों से ऊपर होता है मंडल, 4-5 जिलों को मिलकर बना होता है, और एक होता है जिला परिषद। इनको बोला कि 2 स्तरीय होने चाहिए, एक तो जिला परिषद लेवल पर हो गई और एक मंडल लेवल पर हो गई, है ना। इसके जिन्हें अगर एक भाषा में देखते हैं संभाग बोलते हैं, संभाग स्तरीय, मंडल को संभाग स्तरीय बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला पॉलिटिकल पार्टी। ध्यान रखना, अशोक मेहता समिति ने बोला कि जिस प्रकार राज्य लेवल पर, मतलब स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर जैसे संसद में राजनीतिक दल चुनाव में भागीदार लेते हैं, उसी प्रकार स्थानीय स्तर पर भी राजनीतिक दल चुनाव में भागीदार लेने चाहिए। इसने रिकमेंडेशन दी थी। आज कई स्टेटों की अगर हम बात करें तो कई स्टेट में स्थिति यह है कि वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी भाग लेती है, कई स्टेटों में पॉलिटिकल पार्टी भाग नहीं लेती, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने बोला कर रोपण की जो टैक्सेशन, जो टैक्स इम्पोज वाली जो पावर है उनके पास होनी चाहिए। इसने बोला एसटी एससी के लिए आरक्षण की बात बोली इसने, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसने रिकमेंडेशन दी थी। इसके अलावा तो ये चीज़ें, और पंचायत राज्य वित्त निगम, यानी कि जो वित्त आयोग है उसी की तरह इसने एक वित्त निगम का क्या दिया, प्रोविजन दिया था, ठीक है ना। ये इसकी मेन रिकमेंडेशन है, आपको इतना ध्यान रखना है समिति कब आई थी, क्या रिकमेंडेशन थी। एक स्टेट इलेक्शन कमीशन की भी इसने सिफारिश दी, एक ग्राम न्याय पंचायत की भी इसने सिफारिश दी थी। हालांकि ध्यान रखना, हमने जो प्रोविजन अपनाए थे 73वां 74वां संविधान संशोधन में, वो इन्हीं समितियों के दिए गए प्रोविजनों के आधार पर कुछ प्रोविजन अपनाए थे, उनको भी हम देखेंगे। इसके अलावा इसके बाद आई GV.K. राव। ध्यान रखना, इसके बाद GV.K. राव समिति आई, और GV.K. राव समिति का संबंध भी पंचायतों से संबंधित था। और इस समिति ने बोला कि एक तो वित्त आयोग है उसका गठन किया जाना चाहिए, स्टेट वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और दूसरी बात, इन पंचायतों का जो कार्यकाल है 5 ईयर का होना चाहिए। और त्रिस्तरीय, इसने भी त्रिस्तरीय की बात करी जो बलवंत राय मेहता समिति ने बात करी। आपको सिर्फ इसमें इतना ही ध्यान रखनी है कि समिति का संबंध किससे है और क्या क्या रिकमेंडेशन दिए, इससे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। इसके बाद आता है लक्ष्मी सिंगल समिति, जिसमें आप बात करें, अभी तक आपने देखा होगा जितनी भी समिति दी ने सिफारिशें दी, उस किसी समिति ने ये नहीं बोला कि पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक बनाया जाए, इसको वैधानिक किया जाए। इस समिति ने पहली बार बोला कि इसको संवैधानिक बनाया जाए, यानी कि इसको संविधान में प्रोविजन किया जाए। किसने? लक्ष्मी सिंघम समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है उसने। इसने भी त्रिस्तरीय की बात करी कि 3 लेवल होना चाहिए, ग्राम लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसने भी बोला स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, एक न्याय पंचायत और उसकी व्यवस्था भी इसने बोली। और इसने बोला कि राजनीतिक दल है की सेवा का, ये राजनीतिक पार्टी, ये बोला है पॉलिटिकल पार्टी का पार्टिसिपेशन लोकल गवर्नमेंट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वहाँ पॉलिटिक्स चल जाएगी, वह ढंग से प्रशासन नहीं हो पाएगा। इसके बाद एक समिति हो रही थी पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति ने भी लगभग यही रिकमेंडेशन दी, बस इसने एक चीज़ और बोली कि ST SC और OBC एवं महिला इनको रिजर्वेशन दिया जाए, ठीक है ना। ये प्रोविजन इन समितियों ने बोला। इसके बाद एक बात ध्यान रखना, ये यूपीएससी ने सवाल पूछा है, ये यूपीपीसीएस ने, सॉरी यूपीपीसीएस ने, बीपीएससी में ये सवाल मैंने देखा था। पहली बार अगर हम बात करें तो पहली बार किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत लोकल गवर्नमेंट के प्रोविजन को लाया जा रहा था, तो 64वां अमेंडमेंट है,
इसमें राजीव गांधी इनको ला रहे थे, लेकिन ये बिल राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। ध्यान रखना 64वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ रहे थे, लेकिन चूंकि ये बिल पारित नहीं हो पाया था, इसलिए पहला प्रयास राजीव गांधी के टाइम पे हुआ था। इसके बाद 73वां और 74वां संविधान संशोधन, नरसिम्हन सरकार थी, उसने 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में तो पास किया, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन 1993 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात 73वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन में भाग 9 जोड़ा गया था, संविधान का भाग 9 और शेड्यूल 11, ये प्री के फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। शेड्यूल 11 और भाग 9 ये जोड़े गए थे 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी। और इसी के दौरान आर्टिकल 243 के कैव है या आर्टिकल 243 के अदर पार्ट है, ये भी जोड़े गए थे, इनको भी आप एक बार देख लेना। इसके अलावा 74वां संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, इसके द्वारा भाग 9A और 12th शेड्यूल जोड़ी गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पीढ़ी के लिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो पहली बार कब आया ये इंपॉर्टेंट है, और फिर लास्ट में फाइनल कब हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपने एक चीज़ सुनी होगी पेशा, इसका होता है पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया। हुआ यह था कि जब 73वां और 74वां ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लेके आए थे, तो जो 73वां संविधान संशोधन यानी कि 73वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसमें किया गया था, इसमें ये बोला गया था कि कुछ ऐसे राज्य जहां पर जनजातीय क्षेत्र पाए जाते हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों में 73वां अमेंडमेंट लागू नहीं होगा। तो इसके लिए वहां की पंचायतों को विशेष प्रोविजन देने के लिए हम एक नया एक्ट लेके आए थे 95 में, और जिसको बोला गया था पेशा। तो पेशा एक्ट का अगर हमसे संबंध पूछ ले जाए कभी, तो ध्यान रखना पंचायतों से संबंधित है। और पंचायत कौन सी? ये जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतों के विस्तार को, तो जनजातीय क्षेत्रों में लाया गया था। अब ये क्यों लाया गया था इसको छोड़ दो, अभी ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान रखना है इसमें एक प्रोविजन क्या किए गए थे, प्रोविजन का सवाल आता है आपको। तो अगर हम प्रोविजंस देखें इसके, तो इसके अंतर्गत एक ग्राम सभा, जो ग्राम सभा होती है, जो गांव के जितने भी इलेक्टोरल होता है, जो चुनाव देने वाले मतदान करने वाले लोग हैं, उनसे मिलकर बनी होती है, तो उसको कुछ ज़्यादा पावर दी गई थी जो जनरल पंचायतों को नहीं दी गई थी। जनरल पंचायतें जो 73 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत लाई गई थी। इसमें इनसे क्या बोला गया? इनसे बोला गया देखो, ये एक तो जो माइनिंग की जो अनुमति होती है, माइनिंग कंसेंट होती है, माइनिंग जिस रिलेटेड जो परमिशन देनी होती है, वो इनकी सहमति लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरी बात, इनको इनकी कल्चर से कल्चरल रिलेटेड जो भी इनको इनके ट्रेडिशंस है, जो भी इनके रहन सहन के तरीके हैं, उनको लेकर कोई कानून बनाना है तो इनकी सहमति लेनी होगी। इनको जल, जंगल और जमीन यानी कि लैंड, फॉरेस्ट और वाटर, यानी कि जो जिन जिन एरियाओं में ये पंचायतें आती है, जिन जिन जनजाति एरियाओं में पंचायतें लागू होंगी, वहाँ पर वहाँ के जो जल, जंगल, जमीन है, उनके अधिकार भी इन्हीं के पास होंगे, ग्राम सभा के पास। इसके अलावा इसके पास, ये ग्राम सभा के पास ये पावर होगी कि जितने भी एल्कोहल है, जितने भी नशीले जो प्रोडक्ट है, इनको रोकने का, इनको नियंत्रण करने की शक्ति इनके पास है, ठीक है। और ये कहाँ पर राज्य लागू थी? 9 स्टेट जहाँ पर जनजातीय क्षेत्र, यानी कि अनुसूची 5 के अंतर्गत, आपने सुना होगा अनुसूची 5 में जनजातीय क्षेत्र आते हैं, और शेड्यूल 5 में आने वाले जनजातीय क्षेत्रों के अंतर्गत ही पेशा को क्रियान्वयन किया गया था, ठीक है। इसमें यह बोला गया था कि एक शर्त यह है कि इनका जो हेड होगा, इन पंचायतों का जो हेड होगा, वो केवल और केवल ट्राइबल से ही होगा, जनजाति ही होगी। दूसरी बात, इसमें ध्यान रखना, नॉर्मल रूप से तो एसटी को रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है उनके जनसंख्या के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ बोला गया है कि एसटी के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था होगी। हेड पे जो मुखिया होगा उसमें 100% आरक्षण है कि वो केवल और केवल ट्राइबल का होगा, लेकिन अगर सदस्यों की बात करें तो 50% होंगे। और ये बोला गया कि महिलाओं को यहाँ जो 33% रिजर्वेशन सब जगह दिया गया है, वो यहाँ पर भी लागू होगा। ये मुख्य प्रोविजन, ये ध्यान रखना। तो पंचायतों को लेकर के एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको थोड़ा सा, कि कौन से बेस्ट पंचायतों को ऐसा किया गया था हमने 73वां 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, कि कुछ चीज़ें तो ऐसी दी गई थी। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, कि कुछ ऐसे कार्य सौंपे गए थे जो तो संवैधानिक रूप से बाध्यकारी थे, और कुछ ऐसे कार्य थे जो किसी राज्य की विधानसभा की इच्छाओं पर डिपेंड करते थे। जैसे अगर हम बात करें तो मतलब अगर बात करें मैं ST, SC और महिला, इनको आरक्षण की अगर हम बात करें तो ये आरक्षण की ये बाध्यकारी था, यानी हर राज्य में ये आरक्षण मिलेगा। ये राज्य की विधानसभा पे नहीं छोड़ा गया था, ये संविधान संशोधन में इसका प्रोविजन किया गया था। जबकि OBC को आरक्षण देना किसी राज्य की विधानसभा पे डिपेंड करेगा, और चाहे तो दे सकती है चाहे नहीं दे सकती, ये बाध्यकारी नहीं था।
ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा इसमें क्या पढ़ना है वो मैं बताता हूँ। एक तो आपको आर्टिकल पढ़ने हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, एक बार आप देख लेना। हालांकि मैंने आपको PDF शेयर किया, उसमें है आर्टिकल, है ना। एक तो आर्टिकल देखना 243 को लेकर के, जितने भी एक के लेकर के जितने भी आर्टिकल जुड़े हुए हैं वो आपको एक बार थोड़ी नज़र से देखना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन UPPCS में तो कई बार पूछे गए। दूसरा 73वां संविधान संशोधन के कुछ विशेष प्रोविजन है, जिसमें मैंने बताया इनके 29 विषय है, या स्टेट इलेक्शन कमीशन या स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये जो प्रोविजन है थोड़ा इन प्रोविजनों को एक बार आप देखोगे तो बस ये काम के प्रोविजन है, इसके ज़्यादा नहीं आएंगे। तीसरा सवाल आ सकता है समितियों को लेकर के, और चौथा अगर एक क्वेश्चन और बन सकता है तो समितियों की रिकमेंडेशन को लेकर के, और यदि एक क्वेश्चन और आगे बने तो समितियों का सीक्वेंस ध्यान रखना। कई बार UPSC सवाल सीक्वेंस के आधार पर पूछती है, तो आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है, पहली समिति कौन सी है, दूसरी कब आई, तीसरी कब आई, चौथी, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपको लोकल गवर्नमेंट से ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है, उससे ज़्यादा आने की संभावना थोड़ी सीमित हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। तो कुछ इंस्टीट्यूट होती है संवैधानिक, कुछ होती है गैर संवैधानोत्तर, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनका सवाल अगर मैंने आपको फिर बताता हूँ, इनका जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका ढांचा क्या होता है। एक तो इनका पूछा जाएगा आर्टिकल, आपको अगर आर्टिकल पता है तो, ठीक है ना। दूसरा एक इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तीसरा अगर बाई चांस पूछा जाए तो इनका कार्यकाल क्या होगा, इनकी शक्तियाँ क्या होंगी, इनसे रिलेटेड सवाल कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इनका अपॉइंटमेंट, इनको डिस्चार्ज कैसे किया जाता है पद का, उसके लिए तो सबसे पहले हमें इलेक्शन कमीशन का देखना है। तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन भारतीय संविधान में अगर देखें तो आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक है, पहला तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, भारतीय संविधान में ध्यान रखना सीमित लेवल पर जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसकी शक्ति दी गई है, लेकिन इनकी व्याख्या किस एक्टों के अंतर्गत की गई है। तो ये दो एक्ट हैं, एक तो RP एक्ट 1950 और एक RP एक्ट 1951। ये दोनों एक्टों के अंतर्गत चुनाव आयोग की शक्तियां और इसके कार्यों का विस्तार किया गया है। हालांकि कुछ कार्य और शक्ति इन्हें संविधान में दी गई है, लेकिन वो सीमित है। उनकी अच्छी व्याख्या किसमें की गई है, इन एक्टों के अंतर्गत की गई है। एक तो ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। दूसरी बात, यहाँ इस संरचना से लेकर सवाल कई बार UPSC और UPPCS ने चुनाव आयोग से पूछे हैं। पहली बात तो यह है कि अगर बात करें हम तो जो मूल संविधान था, अगर हम बात करें तो पहले जो चुनाव आयोग है वो एक सदस्य था, यानी कि इसमें एक सदस्य होता था, जिसे बोलते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये एक होता था। ये कब तक था, 1989 तक। लेकिन इसको 1989 में इसको बहुसदस्य बनाया गया था। बहुसदस्य का मतलब 1+2। 1+2 का मतलब एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो अन्य इलेक्शन कमिश्नर। ये था 1989 में प्रोविजन किया गया। लेकिन 1993 में इसको क्या कर दिया गया, 1989 में तो 1989 तक तो ये था एक सदस्य, उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम तक ये किया गया था बहुसदस्य, फिर इसको एक सदस्य कर दिया गया बीच में, फिर पुणे 1993 से लेकर के आज तक ये 3 सदस्य ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है। मूल संविधान में कितना था, 1 सदस्य, और वर्तमान में कितना है, 3 सदस्य। 3 सदस्य मतलब एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होता है अन्य आयुक्त, ठीक है ना। तो 3 होते हैं, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होता है अदर इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है आपको पता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनकी नियुक्ति करता है, अपॉइंटमेंट करता है। इसमें एक बात ध्यान रखना, ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है ये भी इक्वल होता है, यानी कि इसको वेतन भत्ते अन्य इलेक्शन कमिश्नर के ही बराबर मिलेंगे और डिसीजन में भी इनको बराबर ही होता है। लेकिन एक चीज में अंतर होता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो क्या करता है, सारी जो बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता करता है। एक इसकी एक विशेष शक्ति है, ठीक है। इसके अलावा इनके कार्यकाल देखें तो इनका कार्यकाल 6 ईयर का होता है, ये 65 वर्ष, यानी कि अगर एज में ये 65 वर्ष के हो गए तो रिटायरमेंट हो जाएंगे, और यदि इनका टेन्योर अगर 6 वर्ष का हो गया तो भी रिटायरमेंट हो जाएगा। दो तरह से, मान लें कोई व्यक्ति 59 ईयर में अगर अपॉइंटमेंट होता है, मतलब 58 ईयर में मान लेते हैं अपॉइंटमेंट होता है उसका इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, तो 6 वर्ष तक रहेगा, अर्थात तो 64 तक रहेगा, ठीक है। यदि मान लें कोई व्यक्ति 62 में अपॉइंटमेंट होता है तो 65 तक रहेगा, 3 ईयर का रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम 65 एज तक ही उसका कार्यकाल रह सकता है। तो 6 या 65 का मतलब ये होता है, ध्यान रखना। इसके अलावा इनके वेतन भत्ते ध्यान रखना, इनके वेतन भत्ते का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, ये बात ध्यान रखना। केवल संविधान में ये लिखा हुआ है, हमारा जो मूल संविधान है उसमें एक इतनी सी लैंग्वेज लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो डिसाइड करेगा
इतना लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल डिसाइड कि इनका क्या वेतन होगा, क्या भत्ता होगा, ठीक है ना। लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा गया। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है, इसको लेकर के क्वेश्चन आता है। हाँ, 1991 में एक एक्ट लेके आए, संसद द्वारा एक एक्ट लेके आए, और उसमें बोला कि निर्वाचन आयुक्त है, जो निर्वाचन आयुक्त है, इलेक्शन कमिश्नर है, इनका वेतन और भत्ता, इनकी जो सर्विस है, कंडीशन है, और जो इनको सैलरी मिलेगी, वो इस एक्ट के अंतर्गत डिसाइड की गई थी। और क्या बोला गया कि निर्वाचन आयुक्तों का वेतन भत्ता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उनका जो वेतन भत्ता है उसके बराबर होगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन भत्ता भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से मिलता है, जबकि इलेक्शन कमीशन जो कमिश्नर होते हैं इनको वेतन भत्ता भारत की संचित निधि से नहीं मिलता। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनको संचित निधि से वेतन भत्ता नहीं मिलता, ठीक है ना। और डिसाइड 1991 में हुआ था कि इनका जो वेतन भत्ता है वो इक्वल होगा सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन भत्ता भारत की संचित निधि से मिलता है, इनका नहीं मिलेगा। पद को हटाए, अगर इनको डिस्चार्ज कैसे करें, अगर पद से हटाने का तरीका हम देखें तो पद से हटाने का अगर मैं तरीके की बात करूं तो संविधान में कहा गया, संविधान में क्या बोला गया कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाएगा। इसमें बोला गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ठीक उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है इसकी प्रोसेस आपको मैंने पहले बता दी थी, ठीक है। लेकिन जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर है उनके लिए प्रोसेस जरूरी नहीं है, उनको तो केवल राष्ट्रपति मुख्य इलेक्शन, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोल दिया कि इनको हटा दो तो राष्ट्रपति उनको हटा देता है। यानी कि अन्य इलेक्शन कमिश्नरों की यह कम शक्ति है कि उनको हटाया जैसे भी जा सकता है, जबकि मुख्य इलेक्शन कमिश्नर है उनको हटाने के लिए, उसको हटाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के तुल्य समान इक्वल वो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको चीफ जो इलेक्शन कमीशन है इससे संबंधित इतना ही अगर आपने याद कर लिया तो इससे आपके परी के सवालों से काम चल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो लोकल गवर्नमेंट से संबंधित जो मैं आपको अनुच्छेद बता रहा था उन अनुच्छेदों को एक बार मैं बता ही देता हूं आपको कि कौन कौन से अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो देखो, जितनी भी डेफिनेशन है वो आर्टिकल 243 में दी गई है, ठीक है ना। ग्राम सभा का अगर गठन की हम बात करें तो आर्टिकल 243A में है। अगर पंचायतों के संविधान के संबंधित जितनी भी प्रोविजन है वो 243B में है। पंचायतों का गठन किस तरीके से होगा वो 243C में है। सीटों का जो आरक्षण ST SC और महिलाओं के लिए किया गया है वो 243D में है। पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा, टेन्योर कितना होगा, वो 243E में है। सदस्यों की क्या नियोग्यताएं होंगी यानी डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगी वो 243F में है। इसके अलावा पंचायतों की क्या पावर है, जो 29 सब्जेक्ट है वो किसमें आते हैं 243G में है। 243H कहता है कि पंचायतों की कौन कौन सी पावर होंगी जिससे वो टैक्स को इम्पोज कर पाएंगे, वो 243 में है, H में, किसमें 243H में, ये आपको ध्यान रखना है। 243I की अगर मैं बात करूं तो जो स्टेट, तो 243I में क्या लिखी गई है, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन अगर हम बात करें तो ध्यान रखना स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की गई है 243I में। और जो 243J है ये सोशल ऑडिटिंग या पंचायतों से रिलेटेड जो भी ऑडिटिंग की जो व्यवस्था है, लेखांकन, लेखा का अंकेक्षण हिंदी में बोल सकते हैं, हिंदी में इंग्लिश में ध्यान रखना आपको ऑडिट वाला सिस्टम। इसके अलावा इलेक्शन है पंचायतों का वो 243K में है। संघीय क्षेत्र यूनियन टेरिटरी पर यह लागू होगी नहीं होगी उसका प्रोविजन जितना भी किया गया है वो 243L में है। इसके अलावा 243M में क्या किया गया है कि कहाँ कहाँ पर यह लागू नहीं होगा तो वो प्रोविजन इसमें किए गए। और 243O में एक चीज और मैं बताना भूल गया था, पंचायतों के चुनाव से संबंधित कोई मामला खड़ा हुआ है तो न्यायालय नहीं जाएगा, ये बात जरूर ध्यान रखें। उसका निपटान वहां की सरकार करेगी, वहां की विधानसभा जाने। लेकिन पंचायतों में अगर कोई इलेक्शन से संबंधित कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है तो वो मामला जुडिशरी में नहीं जाएगा, न्यायालय में नहीं जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरूर ध्यान रखना। और ये संवैधानिक प्रोविजन है और किस में, आर्टिकल 243O में, ये चीज आपको एक ध्यान रखनी। इसके अलावा यदि हम आगे बढ़े ऐसी चीज में तो अब हम पढ़ते हैं कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड अकाउंट जनरल। तो पहली बात तो हमारे संविधान के आर्टिकल 147 से 141 तक इसका प्रोविजन किया गया है, 141 तक।
आर्टिकल 147 से 141 तक इसका प्रोविजन किया गया है। एक चीज़ तो आपको याद ध्यान रखनी। दूसरी बात, कैग है केवल और इसका नाम तो अकाउंटिंग जनरल होता है, लेकिन ये काम क्या करता है, केवल और केवल ऑडिटिंग का करता है। ध्यान रखना, अभी बताते पूरी। कैग है उसका काम केवल और केवल ऑडिटिंग का होता है। दो चीज़ होती है, आप ये शब्द जरूर ध्यान रखना अगर आपने शब्द नहीं होगा। एक होता है अकाउंटिंग और एक होता है ऑडिटिंग। इन दो शब्दों को समझ ले एक बार। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि कैलकुलेशन, जितना एक्सपेंडिचर जितना रेवेन्यू है उसकी कैलकुलेशन, उसका हिसाब किताब रखना, ये होती है अकाउंटिंग। ऑडिटिंग का मतलब होता है जो आपने एक्सपेंडिचर किया है उसको वेरीफाई करना कि क्या वो सही तरीके से किया गया है, क्या प्रॉपर रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए किया गया। तो ऑडिटिंग का काम बाद में होता है, ध्यान रखना। पहले काम होता है अकाउंटिंग का और उसके बाद होता है ऑडिटिंग का। तो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों डिफरेंट पार्ट होते हैं। अकाउंटिंग ओनली एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का कैलकुलेशन, उनका हिसाब किताब ये होता है, और ऑडिटिंग का मतलब होता है वेरिफिकेशन एक तरह से, ठीक है ना। तो जो हमारा कैग है वो केवल ऑडिटिंग करता है केंद्र सरकार के खातों की। केंद्र सरकार के जितने भी अकाउंट हैं, चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड है, चाहे वो पब्लिक फंड है, उन सारे फंडों की ये केवल ऑडिटिंग करता है। जबकि ध्यान रखना, स्टेट है, जितनी भी स्टेट है उनके अकाउंटों की ऑडिटिंग भी करता है और अकाउंटिंग भी करता है, ये ध्यान रखना। केंद्र ने तो अपना अकाउंटिंग ऑफिसर अलग से बैठा रखा है, लेकिन केंद्र का ऑडिटिंग करने वाला काम कौन करेगा, कैग, और स्टेट का ऑडिटिंग और अकाउंटिंग करने वाला काम कौन करेगा, कैग। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, इसको लेकर भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। कैग सेंट्रल गवर्नमेंट की अकाउंटिंग नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा सवाल आते हैं इसके स्ट्रक्चर से, तो ध्यान रखना ये एक सदस्य है, सिंगल मेंबर है इसमें, है ना। कैग का जो महालेखा परीक्षा विभाग का संवैधानिक प्रमुख होता है। कैग कौन होता है, जो हमारा कंट्रोलर अकाउंट जनरल है वो कैग होता है, और ये इंडियन जो अकाउंट जनरल डिपार्टमेंट है उसका पूरा हेड होता है। और ये हेड कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ठीक है ना। इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट खुद अपने साइन से और अपने वारंट के माध्यम से खुद करता है। इसकी प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अपॉइंटमेंट किया जाता है। वारंट एक सील का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट का लेटर होगा, प्रेसिडेंट खुद उस पर साइन करेगा, खुद अपना ठप्पा लगाएगा, ठीक है ना, वो होता है वारंट और साइन। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। दूसरी बात, राष्ट्रपति द्वारा स्वयं अपने प्रतिनिधि के इसको शपथ भी कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है, या तो प्रेसिडेंट खुद दिलाएगा या प्रेसिडेंट के द्वारा कोई नॉमिनेटेड कोई व्यक्ति दिलाएगा। ये काम क्या करता है, भारत का जितना भी नेशनल फंड होता है उसका संरक्षक बोलते हैं इसको, उसका एक तरह से हम कह सकते हैं वॉच डॉग होता है एक तरह से, ठीक है ना। और इसका कार्यकाल भी आपको ध्यान रखना है 6 ईयर या 65 ईयर, और ये मैंने आपको बता दिया 60 ईयर और 65 ईयर का मतलब क्या है। संविधान में अगर हम बात करें इसकी थोड़ी सी, तो देखो संविधान की अगर मैं बात करूँ, संविधान में इसके कार्यों की ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया कि ये कार्य क्या करेगा। मैंने आपसे पहले बताया कि हमारे संविधान में कई चीज़ें संसद पे छोड़ दी गई है कि आप इनको डिसाइड करना। तो ठीक इसी प्रकार जो कैग है इसके कार्य और शक्ति है, इनके बारे में ज़्यादा व्याख्या संविधान में नहीं की गई है। लेकिन संसद ने 1971 में एक संसदीय एक्ट एक आया था, कैग। 1971 में कैग एक्ट का आया संसद का, और उस एक्ट के अंतर्गत इसकी जितनी भी सर्विस और कंडीशंस थी उनको डिसाइड किया गया, जिसमें बोला गया कि इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। मतलब इसकी जो अगर इसका स्ट्रक्चर होगा उसमें, हालांकि मेन हेड तो एक ही होता है जिसे हम कैग बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और बोली गई कि संचित निधि के ये किस किस की ऑडिटिंग करता है, इसको लेकर भी ध्यान रखना है। और एक आपको ध्यान रखना है इसकी सेवा शर्त किस एक्ट के अंतर्गत डिसाइड की गई है, तो 1971 का एक्ट है। ये क्या क्या चीज़ की ऑडिटिंग करता है वो आपको ध्यान रखना है। एक तो करता है कंसोलिडेटेड ऑफ फंड, जो भारत का संचित निधि उसकी, एक करता है कंटीजेंसी फंड होता है उसकी, और एक होता है पब्लिक अकाउंट फंड। ये तीनों जो इंडियन गवर्नमेंट के जो फंड है इस पे होने वाला व्यय इसकी क्या करता है, ऑडिटिंग करता है। दूसरा, जितने भी डिपार्टमेंट है, जितनी भी मिनिस्ट्री है, जितने भी मंत्रालय है, इनमें होने वाला सरकारी खर्चा है उसकी भी ये करता है। जितने भी पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकन, यानी कि जितनी भी सरकारी कंपनी है उनमें होने वाले व्यय है उसकी भी ऑडिटिंग करता है। जितने भी सरकारी निगम है, यानी कि सरकार के अंतर्गत सरकार के कंट्रोल में आने वाले जितने भी कंपनी, डिपार्टमेंट, विभाग, सबकी ऑडिटिंग कौन करता है, वो कैग करता है। एक काम ध्यान रखना,
एक है इसको डिस्चार्ज के पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो लिखा हुआ है आर्टिकल 148 में, खुद आर्टिकल यानी कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 148 में कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार इन्हें पद से हटाया जा सकता है। यानी कि सेम टू सेम प्रोविजन जो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन का था, ठीक वही वह प्रोविजन कैग के लिए भी रखा गया है कि आर्टिकल 148 में जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार इनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन को ध्यान रखना है आपको कि जैसे ही ये रिटायरमेंट हो जाएंगे उसके बाद कभी भी ये गवर्नमेंट पद नहीं ले पाएंगे। ध्यान रखना, इनको दोबारा री अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता, ना ही ये कोई और पद ले सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको लेकर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ने क्या है, जो संविधान में तो संविधान में इनके वेतन भत्ते ध्यान रखना। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि इनके वेतन भत्ते किससे आते हैं, कंसोलिडेटेड फंड होता है उससे आते हैं, संचय निधि से इनके वेतन भत्ते मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा 1971 के एक्ट में ये बोला गया कि इनका वेतन भत्ता कितना इक्वल होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनके बराबर इनका वेतन भत्ता होगा। ठीक है। और 1976 ध्यान रखना, मूल संविधान में तो इनको पावर थी अकाउंटिंग की और ऑडिटिंग की, लेकिन 1976 में संसद ने एक एक्ट बनाया और उस एक्ट के अंतर्गत इसको केंद्र की अकाउंटिंग से फ्री कर दिया। यानी कि 1970 एक्ट के बाद ये केंद्र की जो है अकाउंटिंग है वो नहीं करता, स्टेट की अकाउंटिंग करता है। अब ये केंद्र का केवल और केवल क्या करता है, ऑडिट करता है। ठीक है ना, ये एक चीज आपको जरूर से ध्यान रखनी। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी रिपोर्ट की बात करें, तो ये अपनी रिपोर्ट अगर बात करें तो रिपोर्ट है वो संघ की दो तरह की, आपको पता है, ये स्टेट का भी करता है और ये सेंटर का भी करता है। स्टेट की रिपोर्ट तो देगा ये गवर्नर को, जो उस स्टेट का गवर्नर होगा उसको सौंपेगा, और सेंटर की रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति उसको प्रस्तुत करेगा संसद में, और इधर राज्यपाल उसको प्रस्तुत करेगा उसको विधानसभा में। लेकिन वो राष्ट्रपति और राज्यपाल उस रिपोर्ट को कितने दिन में प्रेजेंट देंगे, कब प्रस्तुत करेंगे, इसके बारे में इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। वो चाहे तो उस रिपोर्ट को रख भी लेते हैं अपने पास, और कितने दिन बाद प्रस्तुत करेंगे इसको लेकर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन उनको करनी होती है। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक चीज होती है कि विधानसभा संसद, देखो एक चीज और ध्यान रखोगे, जब ये संसद में जाती है रिपोर्ट या विधानसभा में जाती है इनकी रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट, आपको पता है इसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड टेक्निकल शब्द होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स का यूज किया होता है। तो जो पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं या एमएलए होते हैं वो उस लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते, इसलिए उसकी सलाह के लिए एक पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, इसमें कौन मेंबर शामिल होते हैं, इसमें ऑब्वियसली इसमें पार्लियामेंट के मेंबर शामिल होते हैं, और ये चूंकि ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते इसलिए कैग की सहायता लेते हैं, और कैग फिर इनको अच्छी तरीके से समझाता है कि भाई इस शब्द का मतलब ये है। तो कैग और लोक लेखा समिति दोनों बहुत सहायता से काम करते हैं, लाइजिंग रह के काम करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। इसलिए आपको बताया संसद है वो कैग के माध्यम से ही कंट्रोल रखती है, कैग के माध्यम से। ठीक है, तो ये है एक, तो ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा एक और देख लेते हैं लास्ट में हम यूपीएससी को। देखो यूपीएससी की अगर हम बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसको भारतीय 1919 के एक्ट में प्रोविजन किया गया था। 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। उस टाइम इसका नाम था लोक सेवा आयोग, और इसकी रिकमेंडेशन ली कमीशन ने की थी। ठीक है ना। 1935 में जो एक्ट आया था उसके अंतर्गत इसको यूपीएससी के नाम से बना दिया गया था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से। अगर संवैधानिक प्रोविजन की हम बात करें तो आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक इसका प्रोविजन किया गया है, अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक। अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं स्ट्रक्चर से, संविधान में क्या लैंग्वेज लिखी है वो ध्यान रखना। संविधान में लिखा हुआ है कि इसका एक तो अध्यक्ष होगा, यानी एक तो इसका चेयरमैन होगा, प्लस अन्य सदस्य होंगे। अब अन्य सदस्य कितने होंगे इसका डिसाइड कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अदर मेंबर इसके कितने रहेंगे इसका फाइनल डिसीजन राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति हाल फिलहाल में इसमें 1 + 10 ये है, 10 इसमें मेंबर है और 1 इसका चेयरमैन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसके अलावा इनकी योग्यता है उनका डिसाइड कहीं पर नहीं किया गया क्या क्या एलिजिबिलिटी होंगी, लेकिन मूल संविधान हमारा संविधान उसमें एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि इसके टोटल मेंबर में से कम 50% मेंबर
कम से कम किसी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन हो, अर्थात किसी राज्य या संघ या लोक संघ के अंतर्गत किसी सिविल पद पर उन्होंने काम किया हो, यानी कोई सरकारी जो मतलब सिविल सर्वेंट के रूप में उन्होंने काम किया हो। 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए, 50%। और उनका अनुभव कितना हो, लगभग 10 वर्ष, मिनिमम 10 ईयर तक उन्होंने कम से कम किसी स्टेट में सेंटर में किसी सिविल सर्वेंट के पद के रूप में काम किया हो। तो 50% सदस्य तो ऐसे होंगे, 50% अदर होंगे, यानी कि एजुकेशन से भी ले सकते हैं, अदर से भी ले सकते हैं, वो जैसा उन पर डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा इनका कार्यकाल कितना है, 6 ईयर इनका कार्यकाल होता है, आपको पता है। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इनको हटाया कैसे जाता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको हटाता है। लेकिन अगर मैं बोलूं, एक तो इनकी इनकैपेबिलिटी और एक होती है मिसबिहेव, मिसकंडक्ट बोल सकते हैं इसको। तो एक तो प्रूव्ड मिसकंडक्ट, अगर 2 आधार पर इनको हटाया जाता है, 2 आधार पर अगर इनको हटाया जाना है तो सुप्रीम कोर्ट से इनको परामर्श लेनी पड़ती, यानी कि यूपीएससी के मेंबर्स को हटाना राष्ट्रपति के द्वारा जाता है, लेकिन उसमें अगर 2 आधार, भाई कोई व्यक्ति को इसलिए हटा रहा है कि वो इनकेपेबल है या वो मिसकंडक्ट किया है, तो इन आधारों पर हटाने से पहले इसका मतलब वेरीफाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, तभी हटा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद ही इसको हटा सकता है। अदरवाइज अगर कोई पागल दिवालिया हो गया तो उसको तो प्रेसिडेंट खुद भी हटा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा इनको वेतन भत्ता है वो भारत की संचित निधि से मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एक चीज आपको ध्यान रखना है, इलेक्शन कमीशन एक ऐसा है जो संवैधानिक होते हुए भी उसको वेतन भत्ते संचित निधि से नहीं मिलते। इसका अध्यक्ष, ध्यान रखना, इसमें कोई अध्यक्ष है जैसे चेयरमैन है, वो उसके बाद कोई भी पद धारण नहीं कर सकता, ये भी चीज ध्यान रखना है। जो चेयरमैन है कोई पद ध्यान रखना, और इसके जो मेंबर है वो मेंबर केवल एक काम कर सकते हैं, किसी स्टेट का चेयरमैन, किसी स्टेट पीसीएस का चेयरमैन बन सकते हैं, मेंबर नहीं बन सकते दोबारा, ठीक है ना। तो ये क्या ध्यान रखना, देखो इसका जो चेयरमैन होता है वो तो एक बार पद धारण कर लिया, उसके बाद तो उसकी ड्यूटी खत्म, वो कभी भी कोई पद धारण नहीं कर सकता गवर्नमेंट का। दूसरी बात, इसके जो मेंबर होते हैं वो मान लें किसी आरपीएससी का या यूपीपीसीएस बोर्ड का वो चेयरमैन के लिए अपॉइंटमेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो उसका मतलब सदस्य के लिए अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। 2 तरह से, मान लें कोई चेयर मेंबर है तो मेंबर 2 काम कर सकता है, या तो ये खुद प्रमोट हो जाए चेयरमैन के लिए, या किसी स्टेट पीसीएस का चेयरमैन बन सकता है, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन वो मेंबर खुद उसी यूपीएससी के सदस्य के लिए रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है ना, या किसी अन्य स्टेट पीसीएस के लिए रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और जो चेयरमैन है वो कभी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा मैंने बता दिया, तो राष्ट्रपति अपने आप इनको हटा नहीं सकता। ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, ठीक है, जिससे राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करता है। और ध्यान रखना, अगर संसद द्वारा उस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो उसका कारण भी बताना पड़ता है कि भाई क्यों हम इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर रहे। तो यहां से सवाल आने की अगर हम बात करें तो यहां से सवाल आने, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। अब हमारा थोड़ा सा और चीज़ें हैं और रहेंगी, उसमें उनको देख लेंगे एक बार। तो इसमें हमें इतना ही करना है, अभी आगे अगले वीडियो में हमारा सारा पॉलिटी खत्म हो जाएगा, हम सारी जो इंस्टीट्यूट रह रही है उनको ले लेंगे। इसके साथ आपको ये चीज़ ध्यान रखना, हम 1-2 वीडियो हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनके जो क्वेश्चन हमने आपको इसी में से बताए हैं, जितने भी पढ़ाए उसी में से लगभग आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको आपको एक बार डिस्कशन करा देंगे ताकि आपको पता लग जाएगा किस तरीके से इनका जवाब देना है ना। तो ज़्यादातर पॉलिटी से मुझे पूरा विश्वास है 15 से जो 15 to 18 क्वेश्चन आते हैं, आप डेफिनेटली उनको अच्छे सॉल्यूशन कर पाओगे। और मैंने कुछ 1-2 PDF, एक मतलब बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल PDF है, उसको भी शेयर किया हुआ है। अगर मान लें कोई चीज़, कोई फैक्ट बच भी गया यूपीपीसीएस के लिए, तो फैक्ट उस PDF में डेफिनेटली आई जाएगा, आपको कोई नहीं छूटेगा। और जो चीज़ आपको बताइए उनको अच्छे से करें। और ये जो स्ट्रक्चर है जो अभी बताया गया इलेक्शन कमीशन का, इसका इनको थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होना, इनका टेन्यूर कितना है, इनकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, इनको डिस्चार्ज किस तरीके से किया जाता है, ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अब हमारा 1-2 वीडियो और रहेंगे, एक वीडियो तो थोड़ा सा रिमेनिंग रह रहा है उससे रहेगा, और 1 या 2 वीडियो हमारे मतलब जो हमारा जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उससे देख लेंगे, और बाद में हमारा जो करंट आएगा उसको बाद में डिस्कशन करेंगे। तो उस चीज़ को लेकर के आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ इसको यहीं खत्म करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।